16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग अपार धन की खोज में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर समुद्री यात्राएं करने लगे। पहले उन्होंने व्यापारिक मार्गों पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे भूमि पर भी अधिकार जमाया। 1800 के दशक तक ब्रिटिशों ने उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया, भारत की संपत्ति का दोहन किया और उसे अपने साम्राज्य का ताज का गहना बना दिया। लेकिन यहाँ पहले से ही समृद्ध समाज मौजूद थे, जिनकी सभ्यताएं हजारों वर्षों पुरानी थी। ये साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से थे। मानव इतिहास के भव्यतम शहरों और स्मारकों से लेकर सबसे शांतिपूर्ण और प्रबुद्ध संस्कृतियों तक, भारतीयों ने गणित के विकास, ग्रहों की गति का अध्ययन करने और दुनिया को अद्वितीय दर्शन देने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत ने प्राचीन युग, मध्य युग और अब आधुनिक काल तक का सफर तय किया है। 1 अरब से अधिक की बढ़ती जनसंख्या और पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच क्या यह देश आगे भी प्रगति करता रहेगा? इस रोचक भूमि को समझने के लिए हमें शुरुआत से आरंभ करना होगा। कई विद्वानों के अनुसार इसकी शुरुआत आदिवासियों के इतिहास से होती है। आदिवासी भारत के प्राचीन मूल निवासी हैं, जो लगभग 30,000 वर्षों से इस उपमहाद्वीप में रह रहे थे। ये जनजातियां अन्य लोगों के आने से बहुत पहले घुमंतू और अर्धघुमंतू जीवन जीती थी। उन्होंने बहुत कम पुरातात्विक प्रमाण छोड़े हैं और उनका इतिहास मुख्यतः मौखिक परंपराओं के माध्यम से उनके आधुनिक वंशजों में जीवित है। इसके बाद भारत की पहली प्रमुख स्थायी सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय 4वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में सिंधु नदी के किनारे हुआ। यह विश्व की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यद्यपि यह मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यताओं के समकालीन थी, फिर भी इसके बारे में तुलनात्मक रूप से बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2000 वर्षों तक फली फूली। इसका उत्कर्ष लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास था और 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन शुरू हुआ। एक समय पर यहाँ लगभग 50 लाख लोग सैकड़ों नगरों और कस्बों में निवास करते थे। आधुनिक पाकिस्तान में स्थित प्रमुख स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक जटिल शहरी संस्कृति का पता चलता है, जिसमें पत्थर की वास्तुकला, सुव्यवस्थित नगर योजना और उन्नत आधारभूत संरचना शामिल थी। यह सभ्यता मानसूनी कृषि पर निर्भर थी। इनके यहाँ सीवरेज प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार थे, जिनकी बराबरी दुनिया में हजारों वर्षों तक कहीं और नहीं हुई। प्रमाण बताते हैं कि यह सभ्यता व्यापार में सक्रिय थी। व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज और मुहरें मिली हैं। नगरों में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करने के लिए दीवारें थीं, जो एक विकसित व्यापारी संस्कृति की ओर संकेत करती है। उनकी कब्रों से पता चलता है कि वे किसी प्रकार के परलोक में विश्वास करते थे। कब्रों में पाए गए अंतर सामाजिक और आर्थिक असमानता या संपत्ति आधारित श्रेणीबद्ध व्यवस्था का संकेत देते हैं। हालांकि आज तक हम इस सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। परिणाम स्वरूप, यद्यपि हम अब सैकड़ों सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की पहचान कर चुके हैं, फिर भी उनके जीवन और समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। उनकी 2000 वर्षों की लंबी इतिहास यात्रा के बावजूद हम इस सभ्यता के किसी एक व्यक्ति का नाम तक नहीं जानते। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सबसे पहले, यह पतन किसी एक निर्णायक क्षण में नहीं हुआ।
ऐसा प्रतीत होता है कि 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसका सबसे संभावित कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। 1800 ईसा पूर्व के बाद सिंधु क्षेत्र की जलवायु ठंडी और शुष्क हो गई, जिससे मानसून प्रभावित हुआ और बड़े नगरों के लिए आवश्यक कृषि करना कठिन हो गया। इसके अतिरिक्त भूकंपों के कारण समय के साथ सिंधु नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गया, जिससे शहर अपने मुख्य जल स्रोत से वंचित हो गए। उनके शहर भले ही पतन की ओर चले गए हों, लेकिन सिंधु घाटी के लोग स्वयं आवश्यक रूप से नष्ट नहीं हुए। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग दक्षिण पूर्व की ओर भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर गहराई तक प्रवास कर गए। एक सिद्धांत के अनुसार द्रविड़ भाषा परिवार, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में बोली जाती है और जिसमें तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाएं शामिल हैं, संभवतः इन्हीं सिंधु घाटी के प्रवासियों से उत्पन्न हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ ही एक तीसरा समूह हमारे इतिहास में प्रवेश करता है। ये लोग हैं वैदिक लोग, जिन्हें अधिकांश भारतीय अपने प्राचीन पूर्वजों के रूप में देखते हैं। वैदिक लोग संभवतः मध्य एशिया से आए थे और लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में प्रवास करने लगे। वे स्वयं को आर्य कहते थे और इन्हें कभी कभी इंडो आर्यन भी कहा जाता है। प्रारंभ में वे घुमंतू लोग थे, लेकिन समय के साथ वे भारत में गांवों और छोटे कस्बों में बस गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व तक वैदिक लोग गंगा नदी को पार कर चुके थे और मध्य तथा पूर्वी भारत में आगे बढ़ने लगे थे। वैदिक लोग भारत में घोड़े के पालतूकरण की परंपरा लेकर आए। घोड़े का सबसे पहले पालतूकरण इंडो यूरोपीय लोगों ने लगभग 2200 ईसा पूर्व किया था। घोड़े उनके प्रवास में सामान ढोने के लिए उपयोगी थे और रथों को खींचते थे, जो वैदिक युद्ध शैली की विशेषता थे। वे अपनी भाषा भी साथ लाए, जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वेद प्राचीन और जटिल धार्मिक ग्रंथों का संग्रह है, जो आज भी आदर और श्रद्धा के साथ उपयोग में लाए जाते हैं। वेद 4 हैं। सबसे प्राचीन, सबसे लंबा और सबसे प्रसिद्ध ऋग्वेद है। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी है। वेद भारत के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं, जिनकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इन्होंने भारतीय दर्शन, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक चिंतन की नींव रखी। जहाँ तक उस समाज की संरचना का प्रश्न है, वैदिक लोग प्रारंभ में अर्धघुमंतू, जनजातीय और पशुपालक थे और भारत में शुरुआती कुछ सदियों तक इसी जीवन शैली का पालन करते रहे। प्रारंभ में वे पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में केंद्रित थे, लेकिन धीरे धीरे गंगा और यमुना नदियों से सिंचित क्षेत्रों में बसने लगे। कुछ जनजातियां अर्धस्थायी गांवों में बस गईं, जबकि अन्य अधिकांश समय घुमंतू जीवन जीती रहीं। ये जनजातियां आपस में व्यापार, कूटनीति, आक्रमण और युद्ध करती थी, जो उनकी साझा योद्धा संस्कृति के अनुरूप था। 2 प्रमुख जनजातियां पुरु और भरत थी। 1200 ईसा पूर्व के बाद भारत में
लौह प्रौद्योगिकी के आगमन ने वैदिक लोगों को घने वनों और जंगलों को साफ करने में सक्षम बनाया, जिससे अधिक स्थायी बस्तियों की स्थापना संभव हुई। इससे वैदिक लोगों ने धीरे धीरे घुमंतु जीवन शैली को छोड़कर स्थायी कृषि आधारित छोटे समुदायों में बसना शुरू किया। हालांकि वे अभी इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें नगर कहा जा सके। जैसे जैसे वैदिक समाज विकसित हुआ, उसकी सामाजिक संरचना भी बदली। प्रारंभ में समाज का मुख्य विभाजन योद्धाओं और गैर योद्धाओं के बीच था, लेकिन समय के साथ एक नई सामाजिक व्यवस्था उभरी, जिसे वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था कहा गया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मानव शरीर के अंगों के रूपक के माध्यम से किया गया है। सबसे ऊपर सिर का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्राह्मण थे। ब्राह्मण भारत का पुजारी वर्ग था, जो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, समझ और शिक्षण करने के लिए जिम्मेदार था। सभी वर्ग उन्हें आदर और सम्मान देते थे और भारतीय इतिहास में राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे उनका संरक्षण करें और उनकी देखभाल करें। उनके नीचे हाथों और भुजाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए क्षत्रिय थे। क्षत्रिय वर्ग को सामान्यतः योद्धा कहा जाता है और यह काफी हद तक सही भी है। इस वर्ग में राजा, कुलीन और प्रशासक भी शामिल थे, अर्थात वे सभी लोग जो शासन करते थे या दूसरों पर अधिकार का प्रयोग करते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस काल की अधिकांश समाज व्यवस्थाओं में सत्ता और बल का गहरा संबंध था। जांघों का प्रतिनिधित्व करने वाला तीसरा वर्ण था वैश्य। वैश्य मुख्यतः किसान, पशुपालक, व्यापारी और व्यवसायी थे। विशेष रूप से यह शब्द भूमि के स्वामी किसानों के लिए प्रयुक्त होता था, न कि केवल खेतों में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए। जो लोग दूसरों को अपने लिए काम पर रख सकते थे, वे भी वैश्य माने जाते थे। अब आते एच वर्ण व्यवस्था के पैरों पर, जैसा कि पुरुष सूक्त में वर्णित है, शूद्र। शूद्र का सामान्य अर्थ मजदूर या कभी कभी कृषक होता है और यह समाज के अधिकांश लोगों को संदर्भित करता था। ये लोग वैश्य की भूमि जोतते थे, क्षत्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार बनाते थे या ब्राह्मणों द्वारा चले जाने वाले स्थानों की सफाई करते थे। कुल मिलाकर उनका कार्य अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। आगे दक्षिण में दक्कन पठार ने भी कई ऐसी संस्कृतियों को देखा जिनकी जानकारी केवल पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। उदाहरण के लिए आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित जोरवे संस्कृति लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक लगभग 700 वर्षों तक विद्यमान रही। जोरवे संस्कृति की एक विशेषता यह है कि वे लोगों के अंग काटने को लेकर मानव आकर्षित थे। लगभग हर मिले हुए कंकाल के पैर दफनाने से पहले काट दिए गए थे और कई कलाकृतियों में द्वार देवताओं को बिना सिर के दर्शाया गया है। पुरातत्वविद आज भी इन बातों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि इन लोगों की विरासत उतनी स्पष्ट नहीं है और उनकी कहानियां खो चुकी है, फिर भी वे उतने ही भारत के इतिहास का